हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 3 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे कल के वीडियो में साइंस से एक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन सीधा सा था कि इनमें से ये कौन सा जीव है जिसका साइंटिफिक नेम है उर्साइडे। तो उर्साइडे साइंटिफिक नेम है इनमें से बियर का, भालू का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल का जवाब गलत भी हो गया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स ने सही जवाब भी दिया है। तो सही जवाब है इसका बियर। कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक नेम आप थोड़ा बहुत देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इस बार भी साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एनिमल्स के अलावा प्लांट्स के भी साइंटिफिक नेम आपसे पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि पूछ देता है तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर नीम का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस तरीके से देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आज का खेल से है कि अभी हाल ही में ये कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो इस टाइम पे सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा दुनिया में इस टाइम पे नंबर 1 पे हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रखे हैं, 3,520। सेकंड नंबर पे हैं मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के, इनके 3497 रन है। और तीसरे नंबर पे हैं इस टाइम पे विराट कोहली। आपको याद होगा, मैंने जुलाई के महीने में आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है कि बतौर कप्तान इन्होंने लगातार 13 T20 मैचेस जीते हैं। तो ये भी अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज सर्विस डिवीजन में डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विस डिवीजन इन ऑल इंडिया रेडियो। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, जिसको पीआईबी बोलते हो। और आपको जो मैं करंट अफेयर देता हूं, ये पीआईबी का भी एनालिसिस होता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की वो यूनिट है जो कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी न्यूज जो कि ऑफिशियल दी जाती है उसको कोट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वसुधा गुप्ता ने सक्सीड किया है एन वेणुधर रेड्डी को, ये रिटायर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यह शहर है दुबई, जहां पर अभी हाल ही में केवल भारत का ही नहीं दुनिया का वर्ल्ड हेल्थ समिट आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य आधार था होम्योपैथी। ये एक ऐसा समिट था जहां पर दुनिया भर के कई सारे देशों ने हिस्सा लिया और होम्योपैथी पर बात करी गई कि किस तरीके से होम्योपैथी को आगे चल के प्रमोट करना है। भारत सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय की स्थापना इसीलिए करी गई है कि भारत के अंदर एलोपैथी दवाओं का यूज लगातार हमें कम करना है और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं का यूज ज्यादा करना है। इस सम्मेलन की थीम थी डिसीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है भारत का जहां पर टाटा स्टील के द्वारा एक स्टील प्लांट की स्थापना करी जाएगी और इस स्टील प्लांट के अंदर स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी होगी। तो टाटा स्टील स्टील प्लांट की स्थापना करेगा पंजाब के अंदर लुधियाना में। इसके लिए अभी हाल ही में टाटा स्टील ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कई लोगों को यह समझ नहीं आया होगा कि स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का मतलब क्या होता है। देखिए, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, एक ऐसी भट्टी जहां पर धातुओं को पिघलाया जाता है और वो भी इलेक्ट्रिक से गर्म करके, ठीक है, इलेक्ट्रिकली उन्हें तपाकर पिघलाया जाता है और उसी पिघले हुए पदार्थ से फिर नया स्टील बनाया जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बेस्ड भट्टी लगी हुई है जहां पर धातुओं को पिघलाकर स्टील बनाया जाएगा। बात आ गई होगी अब आपको समझ, उम्मीद करता हूं मैं। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट होगा, ये टाटा स्टील की एक यूनिट है जिसको बोलते हैं टाटा टिस्कन। आपको पता है टाटा टिस्कन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन ग्रेड कंपनी है टाटा की, मतलब जो रिटेल ब्रांड बनाते हैं स्टील का। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के द्वारा अभी हाल ही में इन्होंने जिस भाले से टोक्यो ओलंपिक्स में अभी हाल ही में गोल्ड जीता था, ये भाला नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में कौन से शहर में स्थित ओलंपिक म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया है।
तो ओलंपिक म्यूजियम जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर लाओसेन में स्थित है। वहीं पर इन्होंने अपने उस भाले को गिफ्ट कर दिया है। आपको पता है ये जो ओलंपिक म्यूजियम है ये 120 साल पुराना है। 120 साल से इसके पास बहुत सारा रिच कलेक्शन है इस तरीके का। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड जीता गया था। तो अभिनव बिंद्रा की जो राइफल है वो राइफल भी इसी म्यूजियम में इस टाइम पर रखी हुई है। उन्होंने भी इसको गिफ्ट किया था यहाँ पर। इसके अलावा ये जो ओलंपिक म्यूजियम है इसका जितना भी कार्यभार है ये सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेरिटेज टीम के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा स्टेट के ओलंपिक्स लॉन्च किए गए थे। उसका मैस्कॉट जिसका नाम था नीरज। तो ये जो नीरज नाम उसके मैस्कॉट का रखा गया था वो भी नीरज चोपड़ा के ही नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन भी खेल से ही है। अभी हाल ही में ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 87वें संस्करण में 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं ये हैं अमलान बोरगोहेन। ये आसाम से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में इन्होंने 100 मीटर चेस किया है 10.25 सेकेंड में। और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है अमीय कुमार मलिक। अमी कुमार मलिक का अभी तक का रिकॉर्ड था 100 मीटर में 10.26 सेकेंड। अब आप समझ लीजिए एक एक सेकेंड की कीमत क्या होती है। एक सेकेंड से इन्होंने अमी कुमार मलिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया नेशनल रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। इसके अलावा अमलान बोरगोहेन ने 200 मीटर में भी रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 200 मीटर में 20.52 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इस बार ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया, रायबरेली में। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए महिला निधि नाम की एक लोन स्कीम लॉन्च करी गई। तो इसको राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्घाटन अशोक गहलोत के द्वारा ही किया गया। इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि राजस्थान के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद का उद्योग चला रही हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उन सभी महिलाओं को लोन फैसिलिटी इसके तहत दी जाएगी। इसमें प्रावधान यह है कि 40,000 रुपए तक का लोन महिलाएं ले सकती हैं और इस लोन का अप्रूवल 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। मतलब 2 दिन के अंदर उनको 40,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। और अगर 40,000 से वो ज्यादा का लोन अप्लाई करती हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर उनको लोन हो जाएगा। ये इस तरीके की स्कीम महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च करने वाला राजस्थान भारत का दूसरा ऐसा राज्य है। पहला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना इनसे भी पहले ये स्कीम लॉन्च कर चुके हैं। राजस्थान में गवर्नर है इस टाइम पे कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है ऑल मणिपुर सुमंग लीला फेस्टिवल का अभी हाल ही में इम्फाल में उद्घाटन किया गया। इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है तो इस बार इसका 50वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब इसको ध्यान से समझिए। ये जो सुमंग लीला फेस्टिवल है ये बेसिकली एक तरीके का आप बोल सकते हो इवेंट होता है और इसको इंटरेस्टिंग वे में ड्रामा बनाकर और मिमिक्री करके आयोजित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को एक मैसेज देना है। ये कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इस इवेंट की खास बात ये होती है जहां पर भी सुमंग लीला फेस्टिवल आयोजित किया जाता है इसमें मंच में जो महिला किरदार होते हैं उनको पुरुष निभाते हैं और जो पुरुष किरदार होते हैं उनको महिलाएं निभाती हैं। ये इसकी खास बात है। और इसका उद्घाटन मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा किया गया और इस टाइम पे मणिपुर में गवर्नर है ला गणेशन। क्या नाम है? ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा देश है जो कि पूरे दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी हैं। तो जर्मनी पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर अब हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएंगी। जर्मनी में एक साथ 14 रूट्स के लिए हाइड्रोजन ट्रेन अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है और इस हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है कोरेडिया आइलैंड। क्या नाम है? कोरेडिया आइलैंड। अब समझिए इसके बारे में खास बात। ये जो ट्रेन है इसको बनाया गया है एल्स्टॉम नाम की कंपनी के द्वारा। क्या नाम है? एल्स्टॉम। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम चल सकती है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम प्रोड्यूस करेगी, मतलब भाप,
और इसके अलावा कंडेंस्ड वाटर और बहुत ही लो लेवल का नॉइस जनरेट करेगी। तो कहने के का मतलब ये है कि ये पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है, किसी भी तरीके से नेचर के लिए ये घातक नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जर्मनी की सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि ये 2037 तक जर्मनी में जितने भी कोयले से चलने वाले कारखाने हैं उन सबको बंद कर देंगे। इस साल के शुरुआत में जर्मनी में नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है उसी तरीके से वहां पर चांसलर की पोस्ट होती है। ओलाफ स्कूल्स ने एंजेला मर्केल को सक्सीड किया था। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इटली की कैपिटल रोम और कनाडा की कैपिटल ओटावा। अगला क्वेश्चन है, एक बुकलेट जिसका नाम है 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर 1997 टू 2022। इस बुकलेट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट की 25वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो ये जो बुकलेट लॉन्च करी गई है ये भारत और कौन से देश के साथ मिलकर लॉन्च करी गई है? तो भारत ने इसको म्यांमार के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट के तहत भारत और नागाज के बीच में सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडे इसको बोलते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। क्या नाम है इनका? दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में टेम्परेरी बेसिस पर फॉरेन से आने वाले जितने भी नेवी वेसल्स हैं उनको अपने हार्बर पर रोकने से मना कर दिया है? कहने का मतलब ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में जितने भी विदेशी नौसेना के जहाज हैं उन सब का दौरा रद्द कर दिया है, उनको टेम्परेरी रूप से अपने हार्बर पे एक्सेस देने से मना कर दिया है। तो ये देश है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड पहले आप देख लो कहाँ पड़ता है। ये तो है भारत की लोकेशन और ये है सोलोमन आइलैंड। जब आप इधर जाते हो तो ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है और आगे जब आप जाते हो तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इसके भी आगे ये जो पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स है। ये सब ओशनिया का ही हिस्सा है। ओशनिया का मतलब ये है कि चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, तो ये अपने आप में द्वीप है। ओके, इसी वजह से सोलोमन के आगे आइलैंड्स लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो अभी तक इसके लिए इन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इन्होंने सिंपली केवल यही स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम टेम्परेरी रूप से एक्सेस किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये चाइना का भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर पैक्ट साइन किए हैं और इससे पहले भी अभी कुछ टाइम पहले सोलोमन आइलैंड के हार्बर पर ब्रिटेन और अमरीकी वेसल्स भी आए थे। तो उसके जस्ट बाद से यहाँ पर आपने देखा कि ताइवान में भी काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, क्योंकि इधर नैन्सी पेलोसी का आना हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर दिक्कतें स्टार्ट हुई थी चाइना और ताइवान के बीच में। और इधर ब्रिटेन और अमेरिका के जो वेसल्स हैं वो अभी हाल ही में इनके हार्बर्स तक पहुंचे थे सोलोमन आइलैंड्स के। तो सिक्योरिटी पैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है। तो सोर्सेज यही बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चाइना का इफेक्ट है जो कि देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे सोलोमन आइलैंड्स में प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका नाम है मनास सोगावारे। क्या नाम है? मनास सोगावारे। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है? तो इसको बोलते हैं होनियारा। होनियारा। और यहाँ पर डॉलर चलता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में पार्ले फॉर द ओशियंस नाम की कंपनी के साथ एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये जो पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है और आंध्र प्रदेश सरकार ने पार्ले फॉर द ओशियंस नाम की कंपनी, ये एक अमेरिकी कंपनी है, इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है। और इस पैक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार जो है ये अगले 6 सालों में 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब इसका मेन मोटो क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जितनी भी समुद्री सीमा रेखा है उसके आसपास जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज करेगी ये कंपनी। ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करती है और समुद्र हो गया, नदियां हो गई, उनको प्लास्टिक वेस्ट से रिलीफ देने का कार्य करते हैं, मतलब उससे
प्लास्टिक को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो एक तरीके से आंध्र प्रदेश सरकार अपने कोस्टल एरियाज को इतने पैसे की मदद से, इस कंपनी की मदद से साफ करने का काम करेगी। और आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। इतना ही नहीं, इस पैक्ट के तहत जब यह पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश सरकार का दावा है कि टोटल 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, और कम से कम मिनिमम जो तनख्वाह होगी ये 16,000 रुपए प्रतिमाह होगी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल के दिन मैंने आपको शाम को इसके लिए वीडियो भी बनाकर दिया था। अभी हाल ही में इंडियन नेवल शिप आईएनएस विक्रांत जो है, इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। कौन सी जगह से कल इसको कमीशन किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोचीन शिपयार्ड से किया गया। आपको पता है आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत जो है, इसका वजन 45,000 टन है। कितना? 45,000 टन। और इसको बनाने में जो लागत लगी है वो 20,000 करोड़ की लागत लगी है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही भारत के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस बार हमारे पास इस टाइम पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक पहले से मौजूद है आईएनएस विक्रमादित्य, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईएनएस विक्रमादित्य। और इसको सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था 1987 में। ये पहले से ही इंडियन नेवी की सेवा में तत्पर है। और इसके बाद अब बना है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य में अंतर यही है कि विक्रमादित्य को सोवियत यूनियन ने बनाया था, और आईएनएस विक्रांत जो है ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही पूरे तरीके से निर्मित है। आपको पता है आईएनएस विक्रांत के आते ही भारत दुनिया में केवल चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, और भारत पूरे वर्ल्ड में उससे भी कम चुनिंदा देशों में से एक अब हो गया है जिसके पास ये कला है, जो कि अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। तो कल का दिन बहुत बड़ा था, और उस दिन इंडियन नेवी का नया एनसाइन भी लॉन्च किया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये एनसाइन में नया क्या आया है, तो उसके लिए कल शाम को मैंने वीडियो दिया है, उस वीडियो को जाके देखो। वहां पर मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हुए हैं एनसाइन के बारे में, कि जो इंडियन नेवी का नया साइन लॉन्च किया गया है वो किस तरीके से मराठा एम्पायर को ट्रिब्यूट दिया गया है। अब रहा मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मैं लखनऊ आ चुका हूं, तो आपको बताना है रूमी दरवाजा जो है ये कौन से वर्ष में बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए अगर आपको पता है तो। इसके अलावा जीएस का जो फाउंडेशन बैच है, ये केवल अभी एक ही क्लास हुई है, 1 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है इस बैच के बाद, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इस बैच के लिए डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, आप इसको लगाकर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज का दिन आपके लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो है ही, क्योंकि आज 3 सितंबर है और लखनऊ में आपका प्यार मुझे खींच लाया है, और मैं आज आपसे 3 बजे मिलने आ रहा हूँ लखनऊ में अलीगंज में अनअकैडमी सेंटर पे। तो जितने भी लखनऊ स्थित स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे आज मिलना ना भूलें, शार्प 3 PM अलीगंज अनअकैडमी सेंटर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।